सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गौहर अरशद। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मीठी ईद के बाद मुल्की सियासत भी अब करवट लेने लगी है और करवट लेती नजर आती है। अपोजिशन जमातों ने नौ मुंतखब हुकूमत के लिए एक नया तोहफा तैयार कर लिया है और सियासतदानों के लिए इस नए तोहफे का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन दिया गया है। जबकि मुल्क की जिन 6 बड़ी अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ बड़ा महाज खड़ा करने की तैयारी कर ली है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तून अवामी मिली पार्टी, जमात इस्लामी बलूचिस्तान, नेशनल अवामी पार्टी और सुन्नी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन शामिल हैं। जबकि अगर बात करें पश्तून अवामी मिली पार्टी के महमूद खान अशरफजई की, तो इस नई तहरीक के सदर भी नामजद कर दिए गए। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान का कहना है कि फॉर्म 47 की बनी हुकूमत को मुस्तरद कर दिया गया है। अब इस तमाम सूरत हाल पे फिर नाज़रीन सवाल ये बनता है कि मौजूदा हुकूमत को ये नया इत्तेहाद किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर अहलियत की बात करें तो इसकी क्या अहलियत होगी, और ज़िमनी सवाल ये है कि कितना नुकसान होगा और किस नौइयत का नुकसान होगा। इस तमाम सूरत हाल पर हमारा पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। एहतशामुल हक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ साथ हम्माद रोहेला हमारे साथ मौजूद हैं, शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं ये जो अपोजिशन जमातों का ये इत्तेहाद है, ये शहबाज हुकूमत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है और क्या अहलियत समझते हैं? देखिए गौर, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं इस सारे वाले से। अभी आप देखते हैं 6 जमातों का जो अलायंस बना है, इससे पहले कहा गया था कि जी ग्रैंड अलायंस बनाया जाएगा, बड़ी एक नेशनल मूवमेंट चलाई जाएगी। तो हमने देखा कि इसमें ज़रा तकिया ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही थी JUI फजल रहमान ग्रुप की, वो तो नहीं हुआ। PTI कहा जाता है कि अकेले अपने तौर पे कोई तहरीक चला नहीं सकती, माजी का तजर्बा भी इनके सामने है। फिर 9 मई के वाक़यात के बाद जिस अंदाज से बहुत आप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि लोग कितने सड़कों पे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसलिए तय किया गया कि जी एक अलायंस बना के तो हुकूमत को हटाने का प्रोग्राम बनाया जाए। आपने देखा पहले PTI सोलो फ्लाइट लेना चाह रही थी, उन्होंने कहा अपने तौर पे तहरीक चलाएंगे और कहा गया कि जी ये हम शुरू करेंगे KP से। फिर लोगों ने सवाल उठाया कि जी वहाँ तो आपकी अपनी हुकूमत है, ये किस खिलाफ आप एहतजाज करने जा रहे हैं। फिर उनसे कहा गया और सब लोगों ने तज़िया यही दिया कि जी जब तक पंजाब से तहरीक नहीं चलेगी तो शायद हुकूमत को हिलाना मुश्किल होगा। फिर तय किया गया कि नहीं जी बलूचिस्तान से की जाए। वायदी में मैं ये बता दूँ, ये पशीन में जिस तारीख से जलसा हुआ है और सिलसिला शुरू हुआ है, हर साल महमूद खान अशरफजई साहब जो है ना, वो जलसा अपने वालिद साहब की बरसी के तौर पे यहाँ पे करते हैं और जलसा उन्होंने किया। पहले इजाज़त दी जा रही थी, अच्छी बात हुई कि अथॉरिटीज़ को बताया गया कि जी ये वेंट आउट करने दें फीलिंग को, जो अब जज्बात का इज़हार करना चाहते हैं, जलसे जुलूस की इजाज़त देनी चाहिए। बहरहाल जलसा हुआ, जैसा हुआ, थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, इजाज़त मिल गई। अब अगला सवाल ये जो आप पूछते हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, अपने शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हुकूमत हटा सकेगी? देखिए माजी का तजर्बा तो ये बताता है कि आपने देखा 1977 की मूवमेंट थी, वो भुट्टो साहब का जब दोबारा इलेक्शन हुआ था, वो मूवमेंट चली, बड़ी ज़बरदस्त थी, 9 सितारे पार्टियां बनी थी और उसके नतीजे में ज़ियाउल हक ने माशाअल्लाह लगाया। उससे पहले ज़ियाउल हक का ज़माना था जब 83 में MRD की मूवमेंट चली थी, वो बहुत ज़बरदस्त चली थी बड़े तरीके से, लेकिन सिंध तक महदूद रही। पीपल्स पार्टी JUI फजल रहमान का बड़ा हाथ था। अब सवाल यह कि क्या ये हुकूमत को हटा पाएंगे? पहले PTI का एजेंडा था 1 पॉइंट एजेंडा, अब बानी PTI को रहा करवाना। फिर कहा गया कि भाई ये तो बाकी पार्टियाँ तो ये शायद बुरा मनाएंगी और समझेंगी कि क्या हम इस्तेमाल होंगे लिए, लिहाजा कहा गया कि जी तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए किया जाएगा। मेरा ख्याल है 2 बातें की जा रही हैं। एक तो बात की जा रही है कि इस टू अर्ली, और बेहतर यही था कि जिस तरीके से एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंस पार्लियामेंट में आई है PTI की, वहाँ जाके टफ़ टाइम दे सकते हैं जो उन्होंने दिया। लेकिन शायद वो जल्दी में है और कहा जा रहा है कि जी जितनी देर होगी शायद बानी PTI को निकालना मुश्किल होगा। भाई उनके केसेस चल रहे हैं, अदालतों में केसेस हैं, गलत है सही है, आपके ज़माने में ये हुआ। आप जब PTI के चेयरमैन की हुकूमत थी तो यही सारे के सारे केसेस पीपल्स पार्टी, PMLN, बाकी जमातों पे थे, उनके लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे, अदालतों से रिलीफ लेते थे। भाई में आजकल आपको धड़ाधड़ रिलीफ भी मिल रहा है, आपके लोग जो अंडरग्राउंड थे वो भी बाहर आ गए हैं।
सवाल ये कहा जा रहा है कि कामयाब होगी, तो मेरा ख्याल है इन हालात में लगता नहीं है कि ये पंजाब में शुरू किए बगैर गौर ये कोई कामयाबी हो सकती है। और वहाँ पे भी है कि सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन के लोग सड़कों पे आएंगे। ठीक है, एक एपिटाइट ज़रूर है, जिस तरीके से महंगाई है, अदम इस्तेकाम है, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, लेकिन सवाल ये कि आम आदमी इसके लिए निकलेगा जो महंगाई में पहले ही पिछड़ा हुआ है। अब तक तो PTI इस हवाले से कामयाब नहीं हुई। PTI ने आपने देखा नवाज साहब के ज़माने में 126 दिन का धरना दिया था, इसके बावजूद कामयाब नहीं है तो हुकूमत नहीं गई। मुझे नहीं याद कि सवाए एक हुकूमत 1977 की भुट्टो साहब की हटा के ज़ाउल हक़ आए थे, वो तहरीक बड़ी कामयाब थी। अब कोई इस तरह की एपिटाइट या इस तरह की सूरत हाल बन रही है। हाँ, न्यू सेंस वैली ज़रूर है, डेफिनेटली हुकूमत के लिए परेशानी की बात होगी कि जुमा 8 दिन हुकूमत बनी है, इस तरह का एहतजाज शुरू हो गया। लेकिन इसमें मेरा ख्याल आखिरी बात गौर ये है कि ये JUI को शामिल किए बगैर ये काम हो सकता है, ज़रा बड़ा मुश्किल है। JUI के बारे में कहा जा रहा है कि जी उनके मामलात शायद कुछ तय होने वाले हैं, शहबाज साहब, नवाज साहब, जरदारी साहब के, उनके लिए कुछ जगह तलाश की जा रही है कि पॉलिटिकल स्पेस उनको कैसे दी जाए ताकि वो इत्तेहाद का हिस्सा ना बने। अभी तक वो नहीं बने। अब सवाल ये है कि जी जमात इस्लामी, मैं नहीं समझता कि वो सड़कों पर ला सकती है। PTI के अपने मसाइल हैं, बाकी छोटी छोटी पार्टी हैं, हुकूमत के लिए इतना मुश्किल वक्त नहीं होगा। हाँ, ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर होगा, लेकिन साथ साथ लोग कह रहे हैं कि बेहतर है कि पहला ऑप्शन बहुत बड़ा जो है वो पार्लियामेंट में एग्जास्ट करें और हुकूमत को वहाँ टफ टाइम दें, वहाँ मुश्किलात पैदा करें, उसके बाद सूरत हाल शायद तब्दीली की तरफ जा सकती है। जी अच्छा, वही बात है कि PTI की जो अपनी जमात है वो भी उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं है। लेकिन शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप समझते हैं ये जो इतना शोर मचाया हुआ है कि शहबाज हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, ये जो 6 जमातें चैलेंज देने वाली हैं, तो ये इम्तिहान वाकई इन 6 जमातों के लिए हो सकता है, आप समझते हैं, या फिर शहबाज हुकूमत के लिए? क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर ये तमाम तर चीज़ों का अपनी आगाज़ करने जा रही हैं 6 जमातें, हम सब जानते हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है कि कितनी पजीराई है अवाम में इस वक्त उनकी। इस वक्त अगर आप देखें, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था, मेरी गुफ्तगू भी हुई फॉर्मल, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, उन तमाम इनके जो लीडर्स हैं। उमर, अगर सब ने सुना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी, उमर अयूब साहब प्रेस पहले तो वो अनवेल कर रहे थे, बता रहे थे कि हमने ये किया, ये डिसीजन लिया। उमर अयूब साहब किसी भी सवाल का जवाब डायरेक्ट नहीं दे सके। उनसे पूछा गया कि आप लोगों की बातचीत इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है, तो जनाब उनका जवाब आया कि जी मेरा लीडर तो बहुत बहादुर है, वज़ीर, और वो फार्मर वज़ीर आज़म भी, उनका वज़ीर आज़म साहब इस वक्त जेल में हैं और वो बहादुर हैं। और फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा ये बताएं कि मिसिंग पर्सनस पे आपके ये बराबर में बैठे हुए सरदार अख्तर मेंगल ये नाराज़ हुए और आपने मुआहदा किया था और इस तरह किया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम पर बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे लोग पता नहीं कहाँ हैं। फिर कभी उनसे पूछा कि माजी की गलतियों से आपने कुछ सीखा है? फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ें, इस तरह चीज़ें चल रही हैं, मेरा लीडर इंशाल्लाह बाहर निकलेगा। तो उस पर एक साफ़ी ने लास्ट में उनका शुक्रिया अदा किया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ, तो उन्होंने कहा आपका बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब कि आपने किसी भी सवाल का ना जवाब देकर आप ना आपने दिया, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा कि जी वो उस पर, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे तो नज़र आता है जिस तरह इत्तेशाम साहब ने तज्जिया किया है, मैं सिर्फ उसमें इजाफा करूँगा, उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक JUI उनके साथ नहीं शामिल होगी उस वक्त तक शायद मोमेंटम गेन ना कर सकें। अब इस 6 जमातों की तमाम की अगर आप देख लें, BNP को अगर ले लें, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल की, वो देखें बलूचिस्तान तक महदूद है। पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी को अगर देखें, बलूचिस्तान तक महदूद है। सुन्नी काउंसिल को पंजाब के कुछ हल्कों तक महदूद है। इसी तरह आप MWM कितनी सीटें वो कभी ले सकी हैं, कब कितनी वो ले सकी हैं, क्या उन्होंने किया। इसी तरह जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी मैटर करती है, उनके कारकुन भी हैं, उनके थोड़ा इफेक्टिव कराची में उन्होंने गेन भी किया है और खैबर पख्तूनख्वा में उनका वो है। बलूचिस्तान असम्बली में उनके 2 अरकान हैं, पहली दफ़ा कामयाब हुए हैं, वो आए हैं। तो थोड़ा सारा इनको देखें तो कितना ये इफ़ेक्ट कर सकेंगी, कितना ये गवर्नमेंट को परेशान कर सकेंगी। रह गई बात उसकी 92 सीटों के साथ जो इंडिपेंडेंट हैं या सुन्नी काउंसिल के मेंबर हैं या PTI के हैं, अब वो खुद जो है एक तरफ वो बात भी कर रहे हैं, उनकी बातें भी चल रही हैं। देखिए क्लियरली कल उससे लोग पूछना चाहते थे कि ये बता दें कि आपकी कोई बात चल रही है, कतन वो कुछ को जवाब नहीं देते। तो और लोगों ने ये भी पूछा कि ये ना हो कि आपकी जो बात चल रही है
इनको रास्ते में आप छोड़ के चले जाएं। कोई उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया कि बिल्कुल कतन बात नहीं चल रही। मैं इनको तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर सकेंगे। हाँ, एक उन्होंने प्रेस का यहाँ पर है पब्लिक मीटिंग कर दी। ज़ाहिर है पशीन में पश्तूनख्वा मिलिया अवाम पार्टी की थोड़ी सी वो है। उसके बाद वो चमन गए। चमन में जो बॉर्डर इशू चल रहा है काफ़ी अरसे से, वो लोग जो बेरोज़गार हुए हैं, बॉर्डर का जो वन डॉक्यूमेंट रिजीम का नफाज किया है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से जो मुतासिर हुए हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, वहाँ लोग चले गए। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह ये सीरियस वो कर सकेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे चलकर क्या करेंगे। और लास्ट मेरी सिर्फ 2 अल्फाज मेरे कि एहतशाम साहब ने जिस तरह कहा कि इनको सबको रिलीफ भी मिल रहे हैं, अब रिलीफ भी मिल रहे हैं, किस तरह वो हार्श वो करेंगे। एक चीज़ बहुत वाज़ेह थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, महमूद खान साहब ने भी अपना भरपूर इज़हार किया। सरदार अख्तर मैंगल तो बहुत हार्श थे, उन्होंने वो किया इस पूरे सिस्टम जिससे इफ़ेक्ट हैं, जिनसे उनको शिकायत है, सबसे उन्होंने वो किया। लेकिन वाहिद आपके वो थे उमर अयूब साहब, बिल्कुल ठंडे कूल, बहुत हार्श नहीं, किसी की उन्होंने नाम नहीं लिया। तो इससे जाहिर होता है कि अभी तक वो शायद मेरे ख्याल में उसमें है कि ये प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं। बानी पीटीआई निकल गए तो मेरे ख्याल में प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। जी, जब प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, हम बात समझते हैं कि बाकी ये सब जो हरबे किए जा रहे हैं 6 जमातों की जानिब से, ये प्रेशर बढ़ाने के लिए है और शहबाज हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात ये 6 जमातों का इत्तेहाद पैदा करता दिखाई देता है? मेरा नहीं ख्याल जी, कोई मुश्किल तो हालात सामने होते नजर नहीं आते। मेरे पहले दोनों सीनियर्स ने बड़े खूबसूरती से इस चीज़ का जवाब दिया है कि पहले भी अगर हम माजी की तरफ भी देखें तो जब भी एहतजाज हुए हैं, जलसे हुए हैं, जुलूस हुए हैं, उनका कोई ऐसा खातिर खा नतीजा हमारे सामने नहीं आया। हाँ, अगर हुकूमत खुद आउट ऑफ द वे जाके कोई नुकसान उठाना चाहे तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। हुकूमत का काम नारे का जवाब नारे से देना। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, हुकूमत का काम कारकर्दगी से जवाब देना है। लेकिन अफसोस के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ जज्बात की सियासत होती है, तो जज्बात का जो ज़्यादा अक्कासी है वो नारों के थ्रू ही होती है और जलसों ही के थ्रू होती है, और हुकूमत भी भूल जाती है कि वो हुकूमत में है, ख्वाह वो उस वक्त पीटीआई हो या कोई और जमात हो, वो फौरन ऑपोजिशन ही के मोड में आ जाते हैं और ऑपोजिशन ही का किरदार अदा करते नजर आते हैं। देखें तो कहीं गवर्नर राज की बात करते हैं। ऐसे नारों से, ऐसी बातों से आप इनकी मूवमेंट्स को मजीद तकवीयत दे रहे हैं। इसको टॉलरेट करना चाहिए। हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए कि वो पॉलिसीज पे बात करें, पॉलिसीज के ऊपर ऑपोजिशन को इन्वॉल्व करें। हमारे यहाँ शेडो गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी ममालिक में है। मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इस शेडो गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को लीगल कवर दे देना चाहिए, इसको एक कानूनी शक्ल देनी चाहिए, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है वो ऑपोजिशन है, उसको इन्वॉल्व किया जा सके पॉलिसी मेकिंग में। वो सिर्फ सड़कों पर जल से जुलूस ना करे, वो सिर्फ नारेबाजी ना करे, वो ऑल्टरनेट पॉलिसीज प्रपोज करे। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, और जो हमने देखा है कि कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती ऑपोजिशन, तो वो यही कुछ करती है, पहले भी यही कुछ करती है, आज भी यही कुछ कर रही है। इसका कोई हुकूमत को नुकसान, जैसा मैंने कहा, जब तक उठाना ना चाहे तो नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं ये जरूर करना चाहता हूं कि हर पार्टी का बुनियादी हक है कि वो अपने सियासी वजूद की और सियासी शख्सियत की ना सिर्फ हिफाजत करे बल्कि उसकी तशहीर भी करे। अब जैसे मैंने कहा है कि हमारे मुल्क में सियासत जो है जज्बात पे होती है, तो जलसे जुलूसों के थ्रू ही हम अपनी तशहीर कर रहे होते हैं, उसी बात को लेकर आगे चल रहे होते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीपल्स पीटीआई के अंदर एक जो उनके अंदर इंटरनल रिफ्ट है, उसका फायदा मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा, अगर इस पूरे इक्वेशन में कोई फायदा या नुकसान की बात है, तो सिर्फ अचकज़ई साहब हैं जो सियासी तौर पर बहुत फायदा उठा रहे हैं। आप उनकी पुरानी सियासत को देखिए, उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जाते रहे हैं, कई तो पीटीआई की तरफ से उठाए गए। जब उन्होंने 2016 में ये कहा कि केपीके बिलोंग्स टू अफगान्स, इसके ऊपर उस वक्त के सीएम ने उनको खातिर खा इसके ऊपर जवाब तलबी की। उन्होंने कहा कि 1947 में जब केपी हुकूमत और पठान और सरहद सूबा इस चीज़ का इलाक़ का ऐलान कर चुका है, तो आप आज इस बारे में बात करने वाले कौन हो? फिर इसी तरीके से 31वीं आईनी तरमीम के मामले में जब केपी में जम किया जा रहा था फाटा को, उस पर जब वो मुखालफत करते हैं, तब बहुत लोग आवाज उठाते हैं कि आप एक तरफ यूनिटी की बात करते हैं, बलोच पख्तूनों की, केपी के पख्तूनों की और फाटा के पख्तूनों की और अफगान पख्तूनों की, तो दूसरी तरफ जब आप ये यूनिटी हो रही है तो आप इसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं?
फिर ऐसे ही सवालात उठाए जाते हैं जब वो उर्दू के ऊपर सवाल उठाते हैं कि आया वो कोई जबान है भी या नहीं। उस वक्त भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मकतबा फ़िक्र इसको बहुत आड़े हाथों लेता है। तो आप देखिए कि इस वक्त जो पोस्टर बॉय बन चुके हैं, जिन्होंने इस पूरी जलसे जुलूसों की जो तहरीक है इसका आगाज पशीन से कराया, और जैसे एहतशाम साहब ने बताया और मैंने पहले भी सुना कि ये वो दिन है जब उनके सियासी जलसे वो करवाते हैं बरसीक के तौर पर। तो उन्होंने ना सिर्फ अपने इलाके में लोगों को, अपने वोटर्स को ये बता दिया कि वो एक सियासी मंजरनामे पे मजबूत उम्मीदवार हैं, बल्कि हमारे इस जनरेशन के वो लोग जो शायद इनके वालिद साहब से नहीं वाकिफ थे, उनको भी तारुफ करवा दिया। सही, लेकिन जाहिर से शरासी साहब, आप समझते हैं, हम सब ये जानते हैं कि जिस 6 जमातें जो हैं ऑपोजिशन की, जो नाम दिया जा रहा है आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जो ये तहरीक है, समझते हैं ये बात तो है ना कि तहरीक इंसाफ जिसके नाम पर चलती है, बानी पीटीआई के नाम पर लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन अभी फ़िलवक्त ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। तो वाकई लोग बाहर निकलेंगे, वो रद्द-ए-अमल हासिल कर पाएगा ये 6 जमाती इत्तेहाद? देखिए, मेरे तीनों मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही कि अगर कुछ जमातें जो अपोजिशन में हैं और वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती हैं तो इसमें क्या बुराई है। मैं तो नहीं समझता कि अगर वाकई कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी सही हालत में जो है उसके लिए कोई मुहिम चलाना चाहते तो ये तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए, कि हुकूमती पार्टियों को भी चाहिए कि वो उनकी मदद करें। इसमें कोई कबाहत तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कबाहत नहीं है, लेकिन अभी फिलवक्त एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का टाइम हुआ है, फिर उस पर आगे कंटिन्यू करेंगे। आइन का तहफ़्फ़ुज़ लाया जाए तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ये राग तो सालों से अलापा जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से। ज़ाहिर शरासी साहब, एक तो कंटिन्यू कीजिएगा, साथ साथ ये जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात है इसके पीछे यकीनी तौर पे सियासी मकासद भी हैं। नहीं, मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारी सियासी जमातें इस मुल्क के अंदर आइन का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अपनी हुकूमतें लाने के लिए चाहती हैं, इक़्तिदार के लिए चाहती हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो। मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PMLN है, तहरीक इंसाफ है, या उनके बानी चेयरमैन है, वो भी अपने आप को सिर्फ वज़ीर आज़म ही देखना चाहते। दूसरा जो मैं उस वक्त बात कर रहा था, मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं है अगर आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात ये लोग करते हैं, क्योंकि हर पार्लियामेंटेरियन पिछले 30-40 सालों के अंदर हम उनके मुँह से यही सुनते हैं कि आइन आइन आइन, और आइन जो है बड़ा सुप्रीम है। तो बड़े अफसोस की बात यह कि आइन के तहत जब ये असम्बली के अंदर ओथ उठाते हैं, हल्फ उठाते हैं, कसम उठाते हैं, तो क्या उस आइन की वो पासदारी करते हैं? जिस तरीके से ये इलेक्शन इस दफ़ा इन्होंने फॉर्म 45 वाला जीता, तो मेरे ख्याल में क्या वाकई ये आइन की पासदारी के लिए बात करते, चाहे ये जमात हो या वो जमात। मेरे ख्याल में इन तमाम सियासी जमातों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने इनके इंटरेस्ट हैं, चाहे वो मजहबी जमात है, चाहे वो सियासी जमात है, चाहे वो आप समझ लें नेशनलिस्ट जमात है। इनकी सिर्फ एक मकसद है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करना, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पैचअप करके करें या वो सड़कों पे निकल के करें। मेरे ख्याल में एक ही उनका आइडिया होता है कि वो मुल्क के अंदर इक़्तिदार कैसे हासिल करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। दूसरा देखिए, इससे पहले मेरे मौजूद पैनलिस्ट ने कहा कि शायद फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो फर्क ज्यादा इसलिए पड़ेगा, आप इस हकीकत से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक जमात जो कि दावा करती है कि उसने 80 मजीद सीटें जीती हैं, वो मैटर करती है, चाहे उसका जो है वो बानी चेयरमैन जेल के अंदर हो या जेल से बाहर हो। क्यों स्ट्रेस लिया जा रहा है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों इतनी वावेला किया जा रहा है कि अगर इस जमात की कोई हैसियत नहीं है, उसके साथ मिलने वाले 5 की हैसियत नहीं है? मेरे ख्याल से हैसियत है, तो इस वजह से परेशानी है। एक चीज ऐड करूं ज़ाहिर शाह, अगर इजाजत दें, ये तो बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, वो एक जो हमारे यहाँ चल रहा है ना कि मज़ामत से ही मफामत निकलेगी, यही मरियम नवाज कहती थी, इनको भी यही लग रहा है कि ये करेंगे तो मफामत होगी। आप जो है सियासी जमातें जो है, एक मिनट सर मैं डिट्रैक्ट हो रहा हूँ, अगर आप मुझे एक सेकंड इजाजत है बात पूरी करने की, फिर आपकी बात सुन लीजिए। अब देखिए, हमाद ने जैसे कहा ना कि सियासी जमातें जो है इस वक्त वाकई मैटर करती हैं,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाहे असम्बली के अंदर एक अपना रोल प्ले करना हो, कभी भी अपोजिशन जमातों ने रोल प्ले नहीं किया, चाहे वो जो भी अपोजिशन रही है, उसने हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की सियासत की है। तो लिहाजा फिर जो हुक्मरान जमात होती है, हुक्मरान पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो अपनी चीजें हर एजेंडे के मुताबिक जो है वो करती रहती है। दूसरा आम नुकता ये है कि इस वक्त क्या हुकूमत क्यों जो है वो रिकंसिलिएशन की तरफ नहीं जाती। मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त हुकूमत को होगा, क्योंकि उसने डिफेंस करनी है। अपोजिशन वाली जमात से तो सारा कुछ आपने छीन लिया, आपने उसको जो है वो बकौल उनके कि उनसे मैंडेट छीना, फिर आपने उनसे रिजर्व सीटें छीनी, फिर आप उनको सेनेट से बाहर कर दिया, फिर आपने सदारती इंतखाब में उनके लोगों को वोट डालने नहीं दिया। तो ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में कन्फ्लिक्टिंग है। अगर आप स्टबर्ननेस पे जाएंगे तो जाहिर बात है अपोजिशन के पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो तो रोडों पे भी निकलेगी। वो हम बार बार ये कहते रहे कि अगर इस वक्त आप मुल्क के अंदर वाकई एक जमहूरी निजाम को चलाना चाहते हैं, जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, तो हुकूमत को जो है अपना एक कहते हैं ना कि ऑलिव ब्रांच देनी पड़ेगी, उसे बात करनी चाहिए, अब वो चाहे जिस शक्ल में भी हो। दूसरा देखिए, सियासी कैदी आप कब तक अंदर रखेंगे? अब आप खुद मानने लग गए कि वाकई सियासी कैदियों को बाहर होना चाहिए। मेंगल साहब भी कह रहे हैं, आपके दूसरे जो लीडर्स भी कह रहे हैं। तो इस वक्त जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर और जो इस मुल्क में मैटर करते हैं ना, वो उन लोगों का अब ये फैसला होगा कि वाया इस मुल्क को कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं या वो एतमाद की तरफ लेना चाह रहे हैं, वो आगे मुल्क के अंदर एक सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें सिर्फ आप अपोजिशन जमातों के ऊपर एक तमाम जिम्मेदारी डालेंगे कि वो सब कुछ करते रहे, हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी की करते रहे। बेशक हुकूमत ने ओथ ले लिया है, वो हुकूमत कर रही है, अब उसको चाहिए कि वो आगे आए, इन तमाम लोगों को इकट्ठा लेके चले, अगर ये वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक देर पा जमहूरी निजाम चले। तो एक जुमला अगर इजाजत दें गौर बोलने की। जी जो बड़ी अच्छी बात की है जाहिर शाह ने, बड़ी अच्छी बात की है, और मेरे दोनों पैनलिस्ट ने भी बहुत मेरा ख्याल है दलाइल के साथ बात की। देखें, अभी जाहिर शाह जो बात कर रहे हैं ना कि रिकन्सिलिएशन को हुकूमत को हाथ बढ़ाना चाहिए, माजरत के साथ ये तो उनको मुंह नहीं लगाना चाहते। राना सनाउल्लाह आज भी बैठ के कहते हैं कि जब हमने बात की तो वो कहते हैं नहीं नहीं आपसे तो बात ही नहीं करनी है हमने, आप चोर हैं, डाकू हैं, आप ये हैं वो है। तो मेरा ख्याल है रोल इस वक्त हुकूमत का नहीं है। अब असल सवाल यह कि जिनसे बात करनी चाहिए वहाँ बात नहीं हो रही, वो हमारी है एस्टैब्लिशमेंट। वहाँ पे जो सूरत हाल ख़राब हो गया 9 मई के हवाले से बात तभी होगी कि 9 मई को अनडू करके दिखाएं। आप कहेंगे जी गलत हुआ है, कंडेम करें, उसके बाद आगे बात चलेगी। मखसूस एजेंडे पर कारबंद होगी तो यही तमाम तर चीज़ें होंगी। लेकिन अब आने वाले वक्त में जो ज़रूरी है वो ये देखना है कि ये इम्तिहान जो 6 सियासी जमातों का, अपोजिशन जमातों का इम्तिहान होता है या फिर मौजूदा हुकूमत के लिए इम्तिहान होता है। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया पर एक नई बहस ने जन्म ले लिया। एक बार फिर इदारों में लड़ाई का बताकर इदारों को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशें जारी हैं और साथ साथ इस पर पाक फौज ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है। ISPR के मुताबिक चंद रोज़ कबल बाउलनगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसे फ़ौज और पुलिस हुकाम ने मुश्तरका काविशों से फौरी तौर पर हल किया था। ताहम इसके बावजूद बाज़ अनासिर ने मखसूस मकासद के हुसूल के लिए सिर्फ रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा किया है। और ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया बल्कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुनसिफाना और बामकसद तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी ताकि कवानीन की खिलाफ वर्जी और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करने वालों के जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। अब इसके पीछे हकाइक क्या है, क्या कुछ होने जा रहा है, और साथ साथ सवाल ये बनता है कि एक तरफ तो सिक्योरिटी फोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनीर में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करके हाई वैल्यू टारगेट दहशत गर्दों के सरखना सलीम उर्फ रब्बानी को हलाक किया। इसके दौरान 2 साथियों को जख्मी कर दिया गया है। अब इस तमाम तो सूरत हाल पे नाज़रीन सवाल ये बनता है कि एक तरफ तो हमारे जो नौजवान हैं वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं। शहजादा साहब क्या समझते हैं, एक तरफ हमारे नौजवान इस किस्म के ऑपरेशन में दहशतगर्दी के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए जाम शहादत नोश कर रहे हैं, साथ साथ सोशल मीडिया पर इस तरह के घिनौने प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। देखिए, ये मैं तो ये कहता हूँ कि इंसिडेंट्स होते हैं, एक फ़र्द कुछ करता है, उस फ़र्द को पूरे पुलिस से नहीं जोड़ा जा सकता है, पूरे थाने से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसी तरह दूसरे इंस्टीट्यूशन का एक फ़र्द कोई अगर कोई कार्रवाई करता है, उनमें गो के 15 लोग इन्वॉल्व हैं, 10 लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसको हम पूरे उस पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये सारा कुछ है। आज मेरे ख्याल में जो वजाहत पुलिस की आई है, आज जो अखबारात में छपे हैं और ISPR की वजाहत आई है,
उस पे उस वज़ायत के बाद ये देख लेना चाहिए। और वैसे भी सोशल मीडिया देखें, हम जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया बहुत अच्छी वो है, जल्दी इन्फॉर्म कर देती है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है एक फुकदान है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जर्नलिज्म है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जर्नलिज्म है करेक्ट न्यूज़, आप उसको मल्टीपल सोर्सेज से और कोई जिसमें सेंसिटिविटी शामिल हो तो उसको तो आपने बार बार चेक करके और आगे बढ़ाना है। अब सोशल मीडिया जिसके पास आया, मैं पुलिस, पंजाब पुलिस के खिलाफ हूँ। आप देखें ना, पीटीआई के बंदे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो क्योंकि पंजाब पुलिस से, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं पीटीआई की, वो उसको ज़बरदस्त सराह रहे हैं कि वाह वाह वाह, दिल खुश हुआ कि जनाब इंस्टीट्यूशन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने उनको मारा पीटा। बट भाई ये तो एक चीज़ें हुई। उसके बाद पुलिस भी दरमियान में देखा कि क्या वजह था, उसको मजिस्ट्रेट में पेश करने की बजाय उन्होंने हब्से भेजा में क्यों रखा उसको, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी हो गई, मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद भी फिर कुछ पुलिस के लोगों ने भी कुछ वो किया, उसके बाद और बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ों को वायरल। अच्छा, फिर ये कि आप देखें सोशल मीडिया पर इस भावल नगर के वाक़े से उन इंसिडेंट्स का ताल्लुक भी नहीं था। वो ट्रेन में अगर जो है एक पुलिस का सिपाही जो है वो किसी को थप्पड़ मार रहा है, किसी खातून को, उसको भी वहाँ यहाँ ला के वो उसको कर रहे हैं। वो में हर शख्स का जो एक्टिव होकर वो चाह रहा था अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ उसका वो है, वो बड़ास अपनी निकाल कर और ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। इससे क्या होता है, इससे पुलिस हो या आर्मी हो, उनके ओवरऑल आप देख लें, क्या वो शहीद होने वाला जवान जो है, जो उस पर सरहद पर जो हिफाजत कर रहा है, क्या उसकी फैमिलीज़ को ये कोई अच्छा लगेगा सोशल मीडिया पे आप इस तरह वो कर रहे हैं? या उन पुलिस वालों को, अभी खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाले जो हैं रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से, टारगेट किलिंग से और बलूचिस्तान में वो हुए, क्या उनकी फैमिली को ये चीज़ों को देख कर वो है? तो ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा बिल्कुल, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, आज बता भी दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बना दी गई है, उसमें पुलिस होगी, उसमें आर्मी के लोग होंगे, उसमें इंटेलिजेंस के लोग होंगे, वो देख लेंगे। कसूर शायद दोनों तरफ से हो, वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसका कसूर, दोनों तरफ से हो, उनके खिलाफ छोड़ दें। अदारा क्या करते हैं, उनके अदारे क्या करते हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें लगे हुए हैं। अब सारा आप देखें इंसिडेंट भावल नगर का वो उधर रह गया, बिल आखिर अब कल उन्होंने आईजी पुलिस का बयान आप देख लें, आईएसपीआर का बयान देखें, बिल आखिर वो आगे आए हैं और आगे आकर उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं है भाई, ये चीज़ें इस तरह हो रही हैं, हमने एक वो इन्वेस्टिगेशन टीम वो कर दिए, चीज़ें हट गई, सारा कुछ चला गया मलबा पुलिस के खिलाफ और जनाब आर्मी के खिलाफ, वो तमाम जो चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पर, मेरे ख्याल में हम सब इत्तेफाक करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चलती हैं उसमें 80-90% चीज़ें जो हैं वो गलत वो पेश कर कर उसमें लोगों के उस जज्बात को उभारा जाता है। चीज़ें होती हैं जो कि फैब्रिकेटेड होती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं जो सोशल मीडिया है आखिर इतना ज़्यादा बेलगाम क्यों है? हमारे जो मुताल्लिका इदारे हैं, अथॉरिटीज़ हैं, शख्सियात को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया मुहिम के ज़रिए। देखिए, इस तरह के वाक़यात माजी में जब भी गौर हुए तो जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। आपने देखने साहिवाल का वाक़या हुआ था, पीटीआई की हुकूमत के आने के थोड़े अरसे बाद ही किस तरह अशब किया गया, एक पुलिस पार्टी गई, क्या हुआ, फॉर्मर हस्बैंड जो है फर्स्ट लेडी के, वो उन्होंने किस तरह सिचुएशन को आपने देखा एक्सप्लॉइट किया था, वो तो अपनी जगह पे। इस सारे मामले में जो सबसे अहम बात है ना, वो देखें आईएसपीआर का जो प्रेस रिलीज आया, उन्होंने इसकी मजम्मत की है। अब मुझे बताएं, अगर ऐसी मजम्मत ना करते, वो कहते नहीं जी जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस मजम्मत आई। इसी तरह से जहाँ पे पुलिस ने ज्यादती की उसको आईजी ने कहा, कंडेम किया कि गलत हुआ है। अब जैसे आप कह रही हैं, सारे लोग कह रहे हैं, शहजादा ने बड़े खूबसूरत तरीके से बात की है कि अब इसके लिए एक कमेटी बनी है, तहकीकात होगी, वो सामने आएगी तो चीज़ें आनी चाहिए। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है, और जो दुख की बात है और अफसोस और गुस्से वाली बात है, वो गौर ये है कि हमारे साथी कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ वो पैराशूटर हैं, लेटर एंट्री प्रोफेशन के, जो बाहर जाके बैठे हुए हैं, उन्हें कोई मौका मिल जाए, उन्होंने नहीं देखना कि इससे मुल्क की सालमियत पे क्या असर पड़ेगा, मुल्क की साख पे क्या असर पड़ेगा। वो एक चीज़ देख के सारा सच झूठ, जो फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन इस बुरे तरीके से चलाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये मुल्क है। आज कोई पार्टी बरसेदार है तो कल नहीं होगी, आज इस्टेब्लिशमेंट ने जो करते धरते हैं कल नहीं होंगे। कोई सवाल ये है कि ये मुल्क तो आपने, आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने, आइंदा नस्लों ने रहना है,
तो ये मुल्क की जड़ें क्यों खोखले कर रहे हैं भाई, यही सवाल किया जा रहा है सारी दुनिया में। अभी आप देखते हैं टिकटॉक को बैन किया गया, जो अमेरिका में कुछ रियासत में चीन को बड़ा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वो भी कहते हैं कि हमारा भी एक मफाद है। हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है गौर, वो देखती है कि हमारे जो प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है मुल्क के, सालमियत के, सॉवरेनिटी के, वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। अब सवाल यह कि गलतियाँ तो सारे करते हैं, कोई यहाँ पे जिसको कहते हैं होली काउस कोई भी नहीं है। यहाँ पे गलतियाँ सब ने की हैं, अदारों ने गलतियाँ की हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या इस स्टेज पे सोशल मीडिया जो बेलगाम हो चुका है, जिसको कहते हैं बाकायदा तौर पे लगाम देने की ज़रूरत है, उसको डायरेक्ट करने की ज़रूरत है और एक तरीके से उसको चलाने की ज़रूरत है। इसके लिए जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं सोशल मीडिया पे इस किस्म की जो मुहिम है वो तेज़ होती जा रही है। माधुरिल्ला साहब, इदारों को लड़ाने की जो कोशिशें जारी है सोशल मीडिया पर, किस तरह देखते हैं और कार्रवाई होना कितना ज़रूरी है इसके खिलाफ? देखिए, मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के जो दो बड़े मसाइल, एक तो मईशत है और दूसरा दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी और मईशत के ऊपर अगर हम आज काबू नहीं पा सकते और हमें खुदा ना खास्ता हम फेल हो जाते हैं तो आइंदा रिकवरी के चांसेस बहुत स्लिम हो जाते हैं। हमें इस वक्त चाहिए कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हो। जो शख्स भी हमारे इदारे, पुलिस का हो, फौज का हो, अदलिया का हो, कोई इदारा हो, उसके खिलाफ बात कर रहा है तो वो अपने ज़ाती मकासद के लिए टेम्परेरी गेन तो शायद कर सकता है, लेकिन मुल्क और कौम का जो लॉन्ग टर्म नुकसान होगा उसका अजाला फिर नहीं हो सकेगा। तो एक ये बात रही। दूसरा, अगर हम बहावल नगर के इंसिडेंट पे आ जाएं तो ये जो आधा सच होता है कि ये पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी हमें नहीं पता, कम से कम मुझे नहीं पता, तो मैं ज़्यादा तज्जिया नहीं करूँगा कि उस इशू में वो क्या इशू था जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ। मेरे सामने जो आए हैं बयानात, वो ISPR का बयान आया, मेरे ख्याल से काफ़ी नपा-तुला बयान है और उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया गया है, इसको अनफॉर्चुनेट कहा गया है और साथ ये भी कहा गया है कि कानून से तजावुज़ भी किया गया है, इख्तियारात से तजावुज़ किया गया है। इस चीज़ को डिनाई नहीं किया गया कि ये दोनों इश्यूज नहीं हुए। ये भी कहा गया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि वायलेशन ऑफ लॉज भी हुई है और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी भी हुई है। अब उसको डिटरमिन करना है कि वो किस तरफ हुई है। तो ये जो एक्सेप्ट उन्होंने किया है पार्शली इस चीज को, अगर उनकी तरफ से गलती है तो वो ठीक होनी चाहिए, दूसरी तरफ से है तो वो ठीक होनी चाहिए। वो एक नपा तुला बयान है, अच्छा बयान है, उसका हमें खैर मकदम करना चाहिए। दूसरी तरफ IG साहब का भी बयान आया, वो वीडियो बयान था, काफी डिटेल्ड बयान था। मुझे लगा उसके अंदर काफी कुछ गैर जरूरी चीजें थी, जैसे कि वो अपने सिपाहियों को याद करा रहे हैं कि हम आपको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने थाने में फवारे लगा दिए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि थाने में फवारे लगाने से कैपेसिटी बिल्डिंग होगी पुलिस की। उनको SOPs, जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि हमने SOPs फॉलो नहीं किए, तो पुलिस को पहले ये ट्रेन करें कि SOPs कैसे फॉलो होने हैं। उनकी मजीद चीज़ों के अंदर उनको वेपन्स दिए जाए, उनको बेहतर गाड़ियाँ दी जाए। वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड एक इदारा है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों पे बज़ाहिर हमारा फोकस लगता है, फूलों की तस्वीर लगाने पे और फवारे लगाने के थानों पे, वो मुझे लगता है कि उससे कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा। अच्छा, उससे लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा, लेकिन जाकिर शहदाजी साहब, आप समझते हैं लॉन्ग टर्म कोई फायदा होगा? और जिस तरह से सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ ये मजमूम पूरी एक मुहिम चलाई जा रही है, देखिए मेरे ख्याल में ISPR का बयान, आर्म फोर्सेस का और साथ साथ IG का बयान और इसके साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो इंक्वायरी करेगी इस तमाम इंसिडेंट की, मेरे ख्याल में उसका इंतजार भी करना चाहिए। और बड़ा खुशाइंद है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस ने जो है इस चीज़ को रिकनसाइल किया और बिल्कुल विजिबली बार बार स्टेटमेंट भी आती रही कि हर इंस्टीट्यूशन जो है अपनी सतह पर इसकी इंक्वायरी भी कराएगा और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी कराएगी। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ज़रूर हमें ख्याल रखनी चाहिए कि हम सोशल मीडिया के जो हमारे बाहर लोग बैठे हैं, जैसे कि दिशाम साहब ने कहा कि जो शायद वो यूट्यूबर्स हैं जो कि पैसे कमाने के चक्कर में पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को भी कर रहे हैं और शायद इस पे रेटिंग भी ज्यादा आती है। हम क्या कर रहे हैं? देखिए, ये एक सोशल मीडिया वॉरफेयर है जो कि हमारे खिलाफ एक दुश्मन मुल्क भी कर सकता है। लेकिन जहां हमारी फौज का जिक्र आता है, जहां मिलिट्री का जिक्र आता है, तमाम लोग एक्टिव हो जाते हैं। मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ हर शख्स वो एंटी स्टैब्लिशमेंट होगा या वो एंटी आर्म फोर्सेज होगा या वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। मैं एज अ मुहिब वतन पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि मुझे इंडिविजुअल्स की पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, मैं उस पर क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, लेकिन मैं मुल्क के खिलाफ, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कभी बात नहीं कर सकता। दूसरा जो आम नुकता है, इस दोनों इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इंडिविजुअल्स थे और जिन्होंने जो गलती की है, मेरे ख्याल में हर इंस्टीट्यूशन के जो आला हुकाम है उनको अंदाजा है। मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ कि फोर्थ अगर इनको सजाएं दी जाती
और इनकी चीजें जो है वो जो हकीकत है वो लोगों को बताई जाती है। तो जैसे हमाद ने कहा कि आधा सच जो है वो सामने लाना वो भी खतरनाक है, तो उस आधे सच को हमारे दुश्मन लोग इस्तेमाल करें। और आप देखें क्यों आप इंडियंस की तरफ बात नहीं करते। इस वक्त इंडियंस तमाम दुनिया के अंदर बैठकर वो IT की इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ एक दूसरी वॉरफेयर कर रहे हैं। आप इस हाइब्रिड वॉरफेयर में उसका मुकाबला कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस को ये है कि अगर वाकई एक छोटा सा वाकया हुआ है तो उसको हमारे वो लोग उसी तरह एक्सप्लॉइट करेंगे। अब हमारी सरहदों पे आगे बमबारी किसी ने नहीं करनी। अब दुनिया के अंदर आपके इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से मिलाइन किया जा रहा है, आपके इदारों को, और खास तौर पर जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, मेरे ख्याल में अपने लोगों की बेवकूफ़ी के अलावा हमारे जो दुश्मन ममालिक है वो उनके जो हजारों लाखों के अकाउंट्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अब हमें ये सोचना होगा कि हम इस सोशल मीडिया वॉरफेयर को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम इनको कैसे काउंटर करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वॉरफेयर इस वक्त काफी ज्यादा जारी है, लेकिन हम तो सूरत हाल पे भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पूरी दुनिया में जो मौसम की सूरत हाल है वो तेज़ी से बदलती हुई दिखाई देती है। मौसम अब बदलने लगे हैं। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के बड़े हिस्सों में बारिशों का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है और ये सिलसिला 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। अब ये जो मौसम तेज़ी से बदल रहे हैं, आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहे हैं और ये जो कुदरती आफात हैं ये कितनी इस वक्त मुश्किल हो सकती है और हुकूमती सतह पर इसके लिए क्या कुछ इंतजाम होने चाहिए। एहतशाम साहब क्या समझते हैं कि एक तो अवाम को इन तमाम तर चीज़ों के तदारुक के लिए क्या करना चाहिए और हुकूमती सतह पर खास करके क्या होना चाहिए? देखें, सारी दुनिया में जो डेवलप मुल्क हैं और अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, वहाँ पे जो सबसे अहम मिनिस्ट्री समझी जाती है वो क्लाइमेट चेंज की है। हमारे यहाँ गौर जो सबसे माठी वजारत होती है, जिसको समझते हैं कि भर्ती का काम करना है तो वो आप दे देते हैं किसी ऐसे लोग को। लेकिन देखा जाए तो हमारे यहाँ शहरी रहमान ने बड़ा इस पर अच्छा काम किया था जब क्लाइमेट चेंज की। वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा पिछले हमने देखा ये 16 माह में वो थी, वज़ीर थी। अब देखें सारी दुनिया इसकी तरफ देख रही है और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो आपने देखा कि सैलाब आए, वहाँ पे IMF ने एडिशनल $2 बिलियन भी हमें दिया SDR में से। अब वो लोग, दुनिया एहसास कर रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और ये जिस अंदाज से हम देख रहे हैं मौसम तब्दील हो रहे हैं, इसका हो सकता है चंद एक बड़े मुल्क जो जिनको ये ब्रंट रिसीव करेंगे और वो सामना करेंगे, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब हमारे यहाँ से तो आप देख लें, वो एक है NDMA, एक अदारा है जिसके बारे में कहा जाता है कभी फंडिंग नहीं है, कभी कुछ मसाइल हैं, कभी सरबराह होता है, कभी नहीं होता। वो आपस के अख्तलाफात, फिर कोऑर्डिनेशन सेंटर सूबों की नहीं है। नतीजा तो देखें कि जब भी सैलाब आए, अभी आप देखें 3-4 साल पहले के जो सैलाब आए थे वो अभी तक उनका इफेक्ट ख़त्म नहीं हो सका। बिल्कुल उनका इफेक्ट ख़त्म नहीं हो सका। लेकिन इस वक्त ज़ाहिर शराजी साहब आप क्या समझते हैं, हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम होने चाहिए? पूरी दुनिया तो क्लाइमेट चेंज पर भरपूर इक़दाम कर रही है। देखिए, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जैसे NDMA की बात की है शाम साहब ने, इस तरह PDMAs हैं जो कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, और उनका काम सिर्फ वार्निंग इशू करना और एक खत इशू करना होता है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो जो है वो एहतियात करें और मशीनरी फराम करें और लोगों को जो है वो बचाने की कोशिश करें। ठीक है, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाला वेदर के लिहाज से, क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, वो नॉर्दर्न पाकिस्तान के जो एरियाज हैं, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान है, साथ हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, चतराल का ज़िला है, कागान, नारान, बालाकोट, साथ साथ स्वात, मालाकंड, बहरीन, अभी भी देखिए 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है इस मौसम में, सबसे ज्यादा कलाम में। बड़ा इम्पोर्टेंट है हुकूमती सतह पर इनके तदारुक के लिए कुछ भी करना, लेकिन फिल वक्त इतना ही, वक्त की चूंकि कमी है तो मुझे और मेरे पैनल को दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।